डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अनिल प्रयास ऐप पर और अनिल प्रयास यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जून 2025 से जून 2026 के बीच के बिहार सरकार की 3 चर्चित नीतियों के बारे में डिटेल से बातचीत क्रम से करूंगा। वीडियो की लंबाई अधिक होने लगेगी तो आप सीरीज में नंबर 2 पर देखेंगे, नंबर 3 पर देखेंगे। इसे मैं अति विस्तार से भी नहीं बताने जा रहा हूं और न कि अत्यंत संक्षिप्त रूप में भी। काम लायक बीपीएससी 72वीं पीटी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर थोड़ी इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी अपेक्षित है, वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज जिस हिस्से पर शुरुआत में कर रहा हूं वह है बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026। स्टूडेंट, डायरेक्ट पॉलिसी पर ही न किया जाए, उसके थोड़े से पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश कीजिए और तब आपको याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस हिस्से में। तो शुरू करते कि पहला प्रश्न बनता है, सामान्य रूप से एक सामान्य स्टूडेंट के जीवन में यह बात आती है कि हाइड्रोजन से क्या तात्पर्य और इसके क्रिएशन प्रोडक्शन से जुड़े तरीके क्या हैं। तो विज्ञान की तरह बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल इतना संक्षिप्त कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल पर पहले क्रम पर है, नंबर 1 पर के, या सिंपलेस्ट है या लाइटेस्ट है और मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स है, कलरलेस है, ओडोरलेस है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर यह गैसियस स्टेट में रहता है और गैसियस स्टेट में इसके कलरलेस और ओडोरलेस होने की विशेषता है। H2O जिसे आप जल कहते कि उससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग करके एक प्रकार से हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो एक छोटे से परिचय के मैंने विज्ञान की तरह बताया भी नहीं और यह किसी भी स्टूडेंट जिसकी पृष्ठभूमि साइंस नहीं है उसे भी आसानी से बात समझ में आएगी। अब इस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ज्यादा चर्चित 4 तरीके हैं। एक है कोल गैसिफिकेशन तरीका, कोयला गैसीकरण तरीका। दूसरा है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तरीका, SMR तरीका। तीसरा तरीका है मीथेन पायरोलाइसिस तरीका और चौथा है इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका, इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का निर्माण। कोयला गैसीकरण, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक, मीथेन पायरोलाइसिस तकनीक और इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक, इन 4 लोकप्रिय तकनीकों के जरिए की हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब फिर एक स्टूडेंट के जेहन में यह बात आ सकती है कि सर अखबारों में और पत्रिकाओं में कई प्रकार के हाइड्रोजन के बारे में जानकारी मिलती है और कलर के आधार पर हाइड्रोजन की चर्चाएं होती हैं। क्या यह सही है? और ऐसा
कलर के आधार पर क्लासिफिकेशन के आधार क्या हैं? तो स्टूडेंट, 3 वेरिएबल हैं। एक है हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्निक, नंबर 2 वेरिएबल हाइड्रोजन उत्पादन में किस प्रकार के एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और तीसरा वेरिएबल है कि हाइड्रोजन उत्पादन के बाद जो कार्बन का एमिशन होगा उस एमिशन का पैटर्न क्या है, क्या उसकी कैप्चरिंग होती है या पूरा एमिट ही करता है। तो एक उत्पादन के तकनीक, दूसरे उत्पादन में टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, और नंबर 3 कि कार्बन एमिशन पैटर्न। ये 3 वेरिएबल्स के आधार पर ही प्रोडक्ट हाइड्रोजन का नामकरण किया गया है कलर के आधार पर। ब्लैक हाइड्रोजन, नॉट कार्बन, या ब्राउन हाइड्रोजन। इसके कहने का अर्थ यह है कि यह वह हाइड्रोजन प्रकार है जिसके उत्पादन का तरीका है कार्बन गैसीकरण। इसमें जिस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल होता है वह है बिटुमन कोल। तो उत्पादन का तरीका कार्बन गैसिफिकेशन, और रिसोर्स जिसका इस्तेमाल किया गया एनर्जी रिसोर्स वह है बिटुमन कोल। तो क्या इसमें कार्बन का एमिशन होता है? उत्तर है यस। इसमें CO2 का भी एमिशन होगा और CO का भी एमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एमिशन होगा। क्या ये एमिटेड कार्बन का स्टोरेज होता है या कैप्चरिंग होती है? उत्तर है नो। ये जो एमिट करते हैं कार्बन, ये पूरे के पूरे वायुमंडल में ही जाते हैं, इसलिए काफी अधिक प्रदूषण होता है और यह पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह है। इसलिए दुनिया भर में सबसे अधिक जिस हाइड्रोजन प्रकार की आलोचना होती है वह है ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन। क्यों आलोचना होती है? तो यह कि उत्पादन के तरीके, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन और कार्बन एमिशन, नो रिकैप्चरिंग, नो स्टोरेज, और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह यह है ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरे प्रकार आते के ग्रे हाइड्रोजन। ये थोड़ा उससे पहले जो आपने देखा ब्लैक और ब्राउन, उससे यह थोड़ा बेहतर है। यहां उत्पादन का तरीका क्या? SMR यानी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक। इसमें किस एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल होता है? उत्तर है नेचुरल गैस मीथेन का इस्तेमाल। क्या यह कार्बन एमिट करता है? उत्तर यस। CO2 एमिट करता है, नॉट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है तो यह भी एटमॉस्फेयर में जाता है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यह ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन से थोड़ा बेहतर है।
पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में, यद्यपि इसकी भी आलोचना होती है। अब तीसरे पर आते के, यह क्या, ब्लू हाइड्रोजन। उत्पादन का तरीका यहां भी SMR तकनीक, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक। ऊर्जा स्रोत जिसका इस्तेमाल होंगे वह क्या, नेचुरल गैस। कार्बन एमिट करता है, उत्तर है यस, कार्बन एमिट करता है। क्या एमिटेड कार्बन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उत्तर है नहीं, ये कैप्चर हो जाते हैं। और कैप्चर्ड हाइड्रोजन के स्टोरेज के तकनीक हैं और इसे हम CCS कहते हैं, यानी कैप्चर्ड एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोरेज। क्या पर्यावरण को नुकसान, ग्राउंड के भीतर इसका स्टोरेज करते के नुकसान तो है कि क्या, लेकिन ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन की तुलना में और ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में यहां काफी कम नुकसान क्या, इसलिए इसकी प्रशंसा होती है। यह क्या, ब्लू हाइड्रोजन। अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। पूछेंगे कि इसके उत्पादन का तरीका क्या क्या, तो इसको कहते कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का निर्माण। यहां किस एनर्जी सोर्स का, रिसोर्स का इस्तेमाल है, उत्तर है बेहद शानदार, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह क्या, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल। क्या ये कार्बन एमिट करते हैं, उत्तर क्या, नो, जीरो एमिशन, जीरो इमिशन। तो क्या यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, उत्तर कतई नहीं। सो पर्यावरण के लिए बेहद बेहद उत्तम यह है क्लीन एनर्जी। सो यह क्लीन एनर्जी कैरियर ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। इसके अलावे भी स्टूडेंट टॉर्क्वाइज है, फिरोजा रंग के हाइड्रोजन, वैसे कि पिंक हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके होते हैं, व्हाइट हाइड्रोजन भी होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है। तो ये गेन स्टूडेंट मैं यह दोहराना चाहता हूं कि उत्पादन के तरीके क्या, प्लस उत्पादन में किस प्रकार के एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल, प्लस कार्बन एमिशन यस और नो, कार्बन कैप्चरिंग यस और नो। इन 4 या 3 पर आपके उत्तर ही ये तय करते हैं कि प्रोडक्ट हाइड्रोजन का प्रकार क्या होगा, वेदर ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे बेकार पर्यावरण की दृष्टि से ब्लैक ब्राउन, उससे थोड़ा बेहतर वह है ग्रे, उससे थोड़ा बेहतर यह है टॉर्क्वाइज, उससे थोड़ा बेहतर क्या ब्लू हाइड्रोजन और सर्वोत्तम है ग्रीन हाइड्रोजन,
ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन की महत्ता है। आप अपनी कॉपी में टेबल बनाकर यह लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन की उपयोगिता, महत्ता है क्या? उत्तर क्या है? यस। पहले तो यह हाइड्रोजन फ्यूएल है। H2O के विघटन से इसके प्रोडक्शन है, बशर्ते कि H2O का विघटन इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक से हुआ को और यह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल पर आया को, यानी आइदर सोलर और विंड एनर्जी के इस्तेमाल से, और यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, जीरो कार्बन एमिट करता है। इसलिए कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज के कोई झंझट नहीं है। इसके इस्तेमाल से आप ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं। बेहतर स्टील इस्पात इंडस्ट्री में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे तेल के रिफाइनिंग वर्क में आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइनरी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, इन सब में इसका बेहतर इस्तेमाल संभव है। फ्यूल के रूप में भी इसका बेहतर इस्तेमाल है। सस्टेनेबल एविएशन के रूप में इसका शानदार इस्तेमाल है। और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से तो यह बेजोड़ है। इसलिए इसकी उपयोगिता है, इसकी महत्ता है, इसलिए इसकी चर्चा है। अब स्टूडेंट, चौथा प्रश्न बनता है कि क्या यदि यह ग्रीन हाइड्रोजन बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है, तो क्या इस पर भारत की सरकार सचेत हुई क्या? भारत की सरकार की कोई पॉलिसी सामने आए क्या? उसके कोई मिशन सामने आए क्या? उत्तर क्या? निस्संदेह हां। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसके कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए और एक पूरा ग्रीन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द बेजोड़ इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भारत की सरकार ने एक मिशन का ऐलान किया। इसी की कहते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 2023 में यह लॉन्च हुआ। कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया, मंजूरी दिया और पर्पस वही रहा। कुल मिलाकर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके कंजम्पशन को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बढ़ना, प्रदूषण को कम करना, कार्बन एमिशन को टारगेट के भीतर ले आना और एक हब के रूप में, ग्लोबल हब के रूप में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित चीजों को विकसित करना, एक पूरा का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द इकोसिस्टम को डेवलप करना, यह इस मिशन का उद्देश्य था। और इस मिशन के तहत की भारत की सरकार ने टारगेट कुछ तय किया और यह टारगेट 2030 तक के लिए था। जैसे नंबर 1 टारगेट की कैपेसिटी, इसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी को 2030 तक किस स्तर पर ले जाना, तो 5 MMT के लेवल तक, यानी 5 मिलियन मैट्रिक टन के लेवल पर ले जाना। इसके अलावे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम 125 गीगावाट तक ले जाएं, यह भी टारगेट फिक्स्ड हुआ।
यह भी इस मिशन में टारगेट हुआ कि जो 2030 तक का टारगेट है उसमें निवेश स्तर को हम 8 लाख करोड़ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रोजगार सृजन का भी टारगेट फिक्स किया गया कि कम से कम इस 2030 तक आते आते 6 लाख रोजगार का सृजन इससे संभव होगा। इसलिए मिशन ने कुछ टारगेट तय किया मेरे स्टूडेंट। अभी यह भी प्रश्न आप कह सकते कि जो टारगेट और मिशन किया, क्या उसे जमीन पर सरकार ने लाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाया क्या? उत्तर है यस। इस मिशन के सक्सेस के लिए बजट आवंटित किया गया, वह लगभग 19,000 करोड़ से ऊपर, शायद 19,744 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ। और करंट स्टेटस है कि 4 जगह ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित क्लस्टर भी सामने आ गया। जोधपुर पश्चिम की ओर, जोधपुर, पुणे और केरला में, और पूरब में एक भुवनेश्वर में 4 जगह इससे संबंधित क्लस्टर सामने आया। अब जब आप इस पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, तब अब आप जानने की कोशिश करेंगे क्या इसी नेशनल मिशन के लाइन में बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आया क्या? और यदि हां, तो उस पॉलिसी के बारे में पहला सर परिचय दीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा उत्तर है यस, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लाइन में ही उनके 2030 तक के टारगेट, निर्धारित टारगेट के लाइन में की अभी तक भारत के 17 राज्यों ने अपने अपने यहां ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पॉलिसी घोषित किया और उसे जमीन पर लाने का अभियान चलाया। उन 17 राज्यों में एक बिहार राज्य भी है। तो बिहार की इस पॉलिसी का टाइटल है बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ और पब्लिक के बीच में आया। यह 14 अप्रैल 2026 को। पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय बिहार सरकार, पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय बिहार सरकार, पॉलिसी अप्रूव्ड बाय बिहार कैबिनेट, और पॉलिसी के बारे में ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन का काम नोडल एजेंसी ब्रेडा की ओर से हुआ। BREIDA। यह 5 वर्ष के लिए पॉलिसी है, 2026 से 2031। इस पॉलिसी का स्थान फिर कोई नई पॉलिसी लेगी जो 2031 में आएगी। जब तक कोई नई पॉलिसी नहीं आती है तब तक यही पॉलिसी एक्शन में रहने वाली है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह पॉलिसी तो आ गई सर, समझ गए, इस पॉलिसी के तहत स्कोप क्या है, इससे संबंधित। स्कोप कहने के अर्थ के इसके ऑर्गन, अंग, इस पॉलिसी के। तो भाई
एक तो यही है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन उत्पादन उत्पादन। अब आपने अभी अभी मुझसे सुना या पढ़े होंगे कि यह ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल होता है और प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसलिए इसका दूसरा स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। सो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग। और तब है कि यदि हम उत्पादन कर भी लेते के तो इसका कंजम्पशन कहां कहां होगा, उस कंजम्पशन को बढ़ाना, ये तीसरा इसका स्कोप है। फर्टिलाइजर प्लांट में, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल प्लांट में, रिफाइनरीज में यह इस्तेमाल होगा, हेवी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होगा, इनर्जी स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। तो इन सब में कंजम्पशन को सुनिश्चित किया जाना, यह थर्ड स्कोप। और चौथा स्कोप है कि इसका एप्लीकेशन, ग्रीन हाइड्रोजन का एप्लीकेशन यह क्या, इमर्जिंग इंडस्ट्री में। और इसमें कई चरण, फेज 1, फेज 2, फेज 3, यह एप्लीकेशन के हिसाब से इमर्जिंग इंडस्ट्री को संरक्षण देना या वहां उसकी महत्ता को बढ़ाना। इसलिए इसका स्कोप है ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, नंबर 3 ग्रीन हाइड्रोजन के खपत से संबंधित, और ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशन से संबंधित। सो प्रोडक्शन प्लस क्रिएशन प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन प्लस स्टोरेज प्लस मार्केटिंग प्लस सप्लाई प्लस एप्लीकेशन बराबर कंप्लीट इकोसिस्टम रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन। और इस दिशा में विकार को बढ़ना है। इस पॉलिसी का स्कोप यही है। अब अगेन स्टूडेंट, ये जब आप दूसरे पार्ट को देख लेते थे तब यह प्रश्न उठता है कि बिहार में जो 2026 में पॉलिसी आई उसने क्या टारगेट तय किया, कुछ टारगेट तय किया क्या? तो इसकी भी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर तो रहने वाले हैं नहीं। इसलिए आपको एक एक से 4 वाक्य रहेंगे और उसके आधार पर नीचे आपको कोड में विकल्प रखेंगे जिसको चूज करना का। इसलिए यह याद रखने के यहां क्या क्या, वहां आपने देखा था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत टारगेट। अब यह क्या, बिहार के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत टारगेट क्या है? तो नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रति वर्ष, यह कैपेसिटी तक पहुंचना 2031 तक, यह 2031 तक। इसलिए 5 वर्ष में इसकी क्षमता को, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की क्षमता को 1 लाख टन प्रति वर्ष लेवल तक ले जाना। दूसरे हैं कि क्या एनर्जी क्षमता भी, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में बिल्कुल की 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी और 2.5 गीगावाट यह रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करना अप टू 2031। क्या निवेश संबंधित भी कोई टारगेट है? उत्तर क्या, यस। 16,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित करना 2031 तक। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन संबंधित भी कोई टारगेट है? निसंदेह हां, 12,000
रोजगार सृजन का लक्ष्य यह है 2031 तक। क्या इससे संबंधित पूरे इकोसिस्टम? उत्तर क्या है? यस। सो टारगेट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 1 लाख टन ईयरली, इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी 1 गीगावाट ईयरली, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2.5 गीगावाट, इन्वेस्टमेंट टारगेट 16,000 करोड़ रुपीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट 12,000 रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कोई टारगेट नहीं, वह इस सबसे मिलकर की इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। यह है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन की 100% सुनिश्चितता तभी रहेगी जब आप नेशनल, आपने देखा कि बिल्कुल की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें जो टारगेट तय किया गया उसी लाइन में बिहार के ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 में टारगेट फिक्स किया गया। दोनों को ध्यान में रखना क्या है, एक के लिए 2030 तक टारगेट था और यह क्या 2031 में उस कैपेसिटी तक पहुंचना। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई हमारे राज्य में निवेश करने के लिए कोई क्यों आएगा? क्या कुछ हम अपने में बदल रहे हैं? कुछ बिल्कुल की प्रपोजल और सुविधा दे रहे हैं? तो उत्तर है यस। बिहार की पॉलिसी है, किसी चीज में पढ़ाएंगे तो वह बिल्कुल की रहेगा। क्या आपको लैंड अवेलेबिलिटी हम शो करेंगे, जो बिहार की पॉलिसी के उसमें हम भूमि की उपलब्धता बिल्कुल आसान दर पर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जारी पॉलिसी के तहत हम लैंड उपलब्ध कराएंगे, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत टोकन अमाउंट का, लेकिन जो लैंड दिए जाएंगे प्रपोजल के साथ, मंजूरी के साथ, यदि वह प्लांट सामने नहीं आया तो फिर वह ले लिए जाएंगे वापस और ये लैंड नॉन ट्रांसफरेबल हैं। सो यह आइए फायदा उठाइए। वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, बिना वाटर के आपको हो ही नहीं पाएंगे कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कर लें। सो यह पूरी तौर पर फ्री उपलब्ध रहेंगे। वाटर रिसोर्सेस का इस्तेमाल, ब्रेडा आपके सामने प्रपोजल रख देंगे, कहां से आपके प्लांट को इसकी उपलब्धता रहेगी। तीसरे है कि बिजली शुल्क में रियायत के, स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के, निबंधन शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस में रियायत है, और यदि किसान से जमीन लिए तो औद्योगिक कार्य से ले रहे हैं तो फार्मर की जमीन को औद्योगिक पर्पज से कन्वर्ट करने में जो कन्वर्सन शुल्क है उसमें भी रियायत रखेंगे पूरी तौर पर। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल में, स्टाम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन फी में और कन्वर्सन फी में भारी भारी छूट, और SGST गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के GST में जो कुछ आप पेमेंट करेंगे वह 100% आपको वापस हो जाएंगे अप टू 10 से 14 वर्ष तक। इसलिए यहां भी आप फायदा उठाइए। इसके अलावे आपको इसके लिए बहुत अधिक मंत्रालय और विभागों से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप किया गया कि आपके कार्य को समयबद्ध ढंग से बिल्कुल मंजूरी दी जाएगी। सो स्टूडेंट, ये तीसरा पार्ट था। अब यह क्या है कि क्या इसके लिए कोई एजेंसी सामने है क्या, जिस एजेंसी को यह सारा कार्यभार बिहार सरकार ने दे दिया है? उत्तर क्या है? ब्रेडा। ब्रेडा, ब्रेडा बी बिहार, आर रिन्यूएबल
ई इनर्जी, डी डेवलपमेंट, ए एजेंसी। BREDA ब्रेडा या कि नोडल एजेंसी के रजिस्ट्रेशन के लिए दायित्व इसी के हैं। लैंड अवेलेबिलिटी श्योर यकी करेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर यकी करेंगे, एप्लीकेशन को अप्रूव यकी करेंगे, आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम में सारा काम यही कराएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी यही एजेंसी देंगे। इसलिए एजेंसी को यह दायित्व दे दिया गया है। सो मेरे स्टूडेंट, पूरे के पूरे हिस्से में हमने पहले हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के निर्माण के तकनीक चार कौन, कलर के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के नाम के अर्थ क्या, फिर ग्रीन हाइड्रोजन का मीनिंग क्या और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग क्या, फिर भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 की विशेषता और उसके तहत घोषित टारगेट, यह भी हमने देखा। देन हमारे यहां जो पॉलिसी आई वह कब आई, किस डेट को आई, 2026 में आई, उसके टाइटल क्या है, नाम क्या है और किसकी ओर से यह आया, यह आपने देखा। इस पॉलिसी के स्कोप चार क्या है, चार ऑर्गन, यह आपने बिल्कुल की देखा। देन इस पॉलिसी के तहत क्या टारगेट फिक्स्ड किया गया, यह आपने देखा। और पॉलिसी को जो इस पॉलिसी के तहत निवेश के लिए जो भी आएगी फर्म या कंपनियां, उनको क्या क्या सुविधाएं फैसिलिटीज मिलने वाली है, इसके संदर्भ में छूटें, रियायतें, सुविधाएं, उनको आपने देखा। और यह समस्त इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस नोडल एजेंसी को कार्यभार दिया गया, उसे आपने देखा। मुझे पूरी यकीन है कि आपके सामने में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का पूरी तौर पर खुलासा हो गया होगा। मेरे पास स्टूडेंट अभी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं मैप बनाकर या बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को बिल्कुल की चित्रों और अन्य के जरिए बिल्कुल आपको दिखा दूं। बहुत मुश्किल से मैं आप तक यह बात, ऐसी चीज़ों को ला रहा हूं, इससे आप लाभ उठाएं। कुछ समय के बाद वह हमारे साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जुड़ेगी, तब आप भी बिल्कुल की रंगीन चित्रों में स्मार्ट बोर्ड पर उन चीज़ों को बिल्कुल पढ़ते हुए, आनंद उठाते हुए इन चीज़ों को कवर करेंगे। मेरी सलाह, अति संक्षिप्तीकरण से बचें, वन लाइनर क्वेश्चन के इंतज़ार नहीं करें और वन लाइन के क्वेश्चन के लिए एक लाइन का ही उत्तर हो, इससे तो पूरी तौर पर बचें। आप डिटेल में पढ़ें, तीनों चर्चित पॉलिसी को थोड़े थोड़े विस्तार से पढ़ें। हम फिर मिलेंगे सेमीकंडक्टर पॉलिसी और अन्य के जरिए। धन्यवाद।